नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते और इससे नज़रअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द करवाएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि ये पर्व न्यायपूर्ण, समरसतापूर्ण और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमें प्रेरित करेगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि ईद मुबारक। ईद उल जुहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है, लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आइए इस मुबारक मौके पर हम आपकी अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं इससे पहले दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों में बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाए रखने कर नमाज अदा करने की अपील की। जामा मस्जिद में तैनात पुलिसकर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद भी लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया। हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिली-जुली तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन करते भी नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोग तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक बैठकर नमाज अदा कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे। कई बिना मास्क के मस्जिद में घूमते नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं न कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। उनका ये भी कहना है कि ज्यादातर लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। देरी से पहुंचने पर कुछ ने नियमों का उल्लंघन किया। बता दें कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों की मौके पर ईदगाह जाकर या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल फितर पर शीर खुरमा बनाने का रिवाज है, जबकि ईद उल जुहा पर बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के संकट की वजह से स्थिति अलग है, इसलिए त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर भी सरकार पाबंदी लगा रही है। लिहाजा एहतियात के साथ पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन आइडिया और आविष्कार का जीवंत फॉर्म बनकर उभरा है। निश्चित रूप से हमारे युवा इस बारे में अपने आविष्कारों में कोविड के बाद की दुनिया का काम कर रहे होंगे। इसके अलावा वे आत्मनिर्भर भारत पर भी काम कर रहे होंगे। वहीं इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा भारत प्रतिभाओं से भरा हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 इसी आविष्कार और श्रेष्ठता की भावना को प्रदर्शित करता है। 1 अगस्त को 4:30 बजे हैकथॉन के फाइनलिस्ट से चर्चा करूंगा और उनके आविष्कारों के बारे में और ज्यादा बात करूंगा। बता दें कि कोरोना
बता दें कि कोरोना चुनौतियों की वजह से इस बार हैकथॉन का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन स्पेशल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। इसमें देश भर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इसके मद्देनजर अयोध्या में प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। सबसे पहला प्रोटोकॉल कोरोना वायरस को लेकर है, जिस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि पीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों के साथ बैठक हुई है। पूरी तैयारी है, सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अयोध्या में 5 अगस्त को एक साथ एक जगह 5 लोगों को से ज्यादा को जुटने नहीं दिया जाएगा। वहीं पीएम की सुरक्षा को लेकर 7 जोन बनाए गए हैं। इनमें हनुमानगढ़ी और सरयू तट भी शामिल है। साकेत महाविद्यालय लेकर नया घाट तक के मुख्य मार्गों को सुपर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। भूमि पूजन की पूर्व संध्या यानी 4 अगस्त को शाम को किसी को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी रास्तों पर तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पड़ोसी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पुलिस के साथ सीमा पर निगरानी करेंगे। 3 अगस्त से ही हाईवे समेत सभी छोटे बड़े रास्तों पर बैरियर लगा दिए जाएंगे। वहीं सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार सुरक्षा उपायों में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। यही वजह है कि यूपी के तमाम आला अधिकारियों ने शुक्रवार को अयोध्या में ही डेरा डाल रखा है। हर व्यवस्था को देखा परखा और पीएम के दौरे के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इन सब के बीच कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के साथ से अपील की है, जिसमें उन्होंने लोगों से घरों में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखने की अपील की है। मुख्यमंत्री पिछले हफ्ते ही अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और अब 2 अगस्त को तैयारियों का जायजा लेने फिर अयोध्या पहुंचेंगे। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अयोध्या का दौरा किया। शासन और प्रशासन के सामने इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने की चुनौती है। कोशिशें ये की जा रही है कि कोरोना महामारी की तमाम सीमाओं के बीच ही इस आयोजन को ऐसा किया जाए जो अद्भुत हो, अविस्मरणीय हो और अविश्वसनीय भी। इसके लिए पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई है। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन में शामिल होंगे और अयोध्या जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के अलावा अवधेशानंद, सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, राम भद्राचार्य, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह, विनय कटारिया को भी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अब अगर बात करें कि कौन नहीं आने वाला है, तो भूमि पूजन कार्यक्रम में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। राजनाथ सिंह और अमित शाह के आने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब ये दोनों भी नहीं आएंगे। उम्र स्वास्थ्य को कोरोना को देखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के भी अयोध्या आने की संभावना नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं किसी उद्योगपति को भी भूमि पूजन का निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सभी धर्म के प्रतिनिधि भूमि पूजन में उपस्थित होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक दलों की निशाने पर हैं। अब बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तर्ज पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराएंगे। उमा भारती ने कहा कि अयोध्या अब विवाद का विषय नहीं रहा। वहां आस्था का टकराव नहीं था। मुसलमानों की आस्था खुद पर है, मक्का मदीना पर है, इस्लाम पर है, लेकिन बाबर या
बाबर की बनवाई हुई किसी यादगार पर नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, सबकी नजर में बाबर एक विदेशी हमलावर था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने कहा कि अयोध्या मुद्दे को नेहरू ने राजनीतिक मंशा से साल 1949 में विवादित बना दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी धर्म के लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसा नेहरू के समय भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की भूख ने तब ऐसा नहीं होने दिया और देश को 71 साल तक तनाव में रखा। अब देशवासियों ने ही एकजुटता से इस तनाव का वजूद मिटा दिया है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी और वामपंथी विचारधाराओं के लोगों पर आरोप लगाया कि वे मंदिर निर्माण कार्य को शांति से शुरू नहीं होने देने की बेचैनी से घिरे हुए हैं। देश के लोग एकजुट होकर उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। वहीं इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि 5 शताब्दियों तक चले मंदिर निर्माण के इस अभियान के अंतिम चरण में अशोक सिंघल और लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में भागीदारी करने मेरे जैसे लोग धन्य हो गए। उन्होंने सरकारें आने जाने को माया बताया और कहा कि इस अभियान में भागीदारी का कभी अफसोस नहीं रहा। सीबीआई अदालत को मंदिर का कानून को वेद और जज को भगवान बताते हुए उमा भारती ने कहा कि उनके मुंह से जो वाणी निकलेगी शिरोधार्य करूंगी। मुझे तो हर सजा मंजूर थी। राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने ऑडियो टेप की FSL जांच करवाई थी, जो सही पाई गई है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगाई है कि अब आगे की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के आवाज के नमूनों की जांच जरूरी है। एसओजी के अनुसार वायरल ऑडियो FSL जांच के लिए 28 जुलाई को भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है। वहीं एसओजी ने कोर्ट में कहा कि नोटिस देने के बावजूद राजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा वॉइस सैंपलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोर्ट आदेश दे कि आगे की जांच के लिए वे अपना वॉइस सैंपल एसओजी को दें। उधर कोर्ट में संजय जैन ने आवाज के नमूने देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये राजनीतिक मामला है और मुझे जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आवाज के नमूने का गलत प्रयोग कर मुझे फंसाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने आवाज के नमूने देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 अगस्त को मांगी है। राजस्थान में सियासी संकट देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। सीएम ने कहा कि अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोरफ्रंट पर वो भी आते हैं। कर्नाटक के लिए भी, एमपी के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है? आप रात दिन जागते सोते हर वक्त सोचते हो किस तरह मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनी हुई सरकारें अगर इस तरह से गिराने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। सीएम गहलोत का कहना है कि हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक की ड्यूटी है, जुडिशियरी हो, विधायक हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो, सबकी ड्यूटी है। पहला काम है कि हम डेमोक्रेसी को बचाएं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो आगे आए। ये मैं अपील करना चाहता हूं।
चारा घोटाले में सजा काट रहे और रिम्स के पेइंग बोर्ड में इलाज करवा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सेवादारों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश सरकार उनकी सेहत को लेकर सचेत हो गई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के 5 स्टार बंगले में शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि जहां लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं उनके ऊपर वाली बिल्डिंग में भी कोरोना मरीजों को रखा गया है। कुल मिलाकर ये बात है कि लालू यादव चारों ओर से संक्रमित मरीजों से घिरे हैं, लेकिन वो अपने कमरे में ही रहते हैं। फिर भी उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक को पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी हमने रांची एसएसपी और रिम्स के डायरेक्टर को भी दी है। साथ ही उसकी कॉपी आईजी जेल को भी भेजी गई है। डॉक्टरों ने कहा कि हम लोगों ने डायरेक्टर के बंगले को चिन्हित किया है, परमिशन मिलते ही उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी के नेताओं की ओर से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं उन लोगों की निंदा करना चाहता हूं जो पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है। अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास लेकर आ सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे। लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सुशांत सिंह केस में राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कराने के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की तरफ से किए जा रहे खर्च की पड़ताल कर रहा है। जांच एजेंसियां विशेष रूप से उस रकम की जांच कर रही है जिसे रिया चक्रवर्ती के निजी खर्चों और उसके परिवार के सदस्यों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। वहीं बैंक खाते की डिटेल्स के मुताबिक 14 अक्टूबर 2019 को सुशांत के अकाउंट में 4 करोड़ 7 लाख से ज्यादा रुपए थे, जो बाद में लाखों में रह गए थे। इसकी कुछ ट्रांजैक्शन रिया के भाई शोभिक के खाते में हुई है, जिसकी जांच अब एजेंसियां कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर सुशांत के व्हाइट बोर्ड की एक फोटो शेयर की है। सुशांत की बहन पोस्ट के साथ लिखती है, ये भाई का व्हाइट बोर्ड है। वो 29 जून से वर्कआउट और ध्यान लगाने में के बारे में सोच रहा था, वो तो आगे की तैयारी कर रहा था। श्वेता ने लिखा कि अगर सुशांत डिप्रेशन में थे, वो ये इतने आगे की तैयारी पहले से क्यों कर रहे थे, वे क्यों मेडिटेशन और वर्कआउट के बारे में सोच रहे थे। सुशांत के व्हाइट बोर्ड को देख सोशल मीडिया पर इस तरह के कई सवाल किए जा रहे हैं। वहीं वैसे ये पहली बार नहीं है जब सुशांत की बहन ने अपने भाई के लिए न्याय की बात कही है। हाल ही में उन्होंने सुशांत का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो में सुशांत शिव शक्ति में लीन नजर आ रहे थे। इस वीडियो के जरिए श्वेता ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। वे उनसे शक्ति मांग रही थी जिससे सुशांत को न्याय दिलवाया जा सके। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें विश्वास है, मामला कोर्ट में है इसलिए वो चुप है, सच के सामने आने का पूरा भरोसा है। एक्ट्रेस का ये वीडियो इस समय पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए मैं चुप हूँ, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच के सामने आने का भरोसा है।
सत्यमेव जयते, रिया ने पूरे प्रकरण पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर रिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद रिया का ये पहला वीडियो बताया जा रहा है, जब ये सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए एफआईआर दर्ज कराई है। एक्ट्रेस की मुसीबत काफी बढ़ गई है, लेकिन इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने भी एग्रेसिव स्टैंड लेते हुए खुद को न सिर्फ निर्दोष बताया है, बल्कि अपने पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियादी बता दिया है। ऐसे में अब रिया का ये वीडियो सामने आना इस केस में बड़ा माना जा रहा है। वैसे बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में पहली बार इस बात को भी कबूला है कि वे सुशांत संग लिव इन में रहती थी। रिया चक्रवर्ती ने ये भी जानकारी दी कि सुशांत की मौत के बाद से उन्होंने जान से मारने और रेप की धमकी दी गई। रिया के वकील ने बिहार पुलिस की भी जांच पर रोक लगाने की मांग की है। उनके मुताबिक उस केस को भी मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। दलील दी जा रही है कि इस ही मामले में दो जगह जांच नहीं हो सकती है। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 17 लाख के पार पहुंचने वाली है। और वहीं बता दें कि देश में कोरोना के अब तक 16,97,094 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 10,95,647 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इसमें से 36,591 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी तक 5,64,430 एक्टिव केस हैं। वहीं इसी तरह महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,320 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 4,22,118 हो गई है। इसके साथ साथ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 265 और लोगों की मौत हुई है। इससे राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14,994 हो गया है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 1,195 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,35,598 हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 5,881 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,45,800 के से ज्यादा हो गई है। राज्य में अब तक इस महामारी से 3,935 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 10,376 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,933 पर पहुंच गया है। केरल में 1,310 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 23,614 हो गई है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 1,195 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,35,598 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह से दिल्ली में कुल मौत का आंकड़ा 3,963 पर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में अभी तक कुल 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु शुरुआत से ही अति संवेदनशील है। महाराष्ट्र में पहले दिन से ही कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं यही वजह है कि अप्रैल माह के बीच सप्ताह तक दिल्ली दूसरे स्थानों पर थी। इसके बाद मई तक तमिलनाडु और उसके बाद फिर दिल्ली वापस आई थी। अब तमिलनाडु एक बार फिर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक 61,438 संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रवार को 1,153 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 22 नई मौतों के साथ अब तक इस वायरस से 2,436 मरीजों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि वहीं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य
में और 4,422 नए केस सामने आए हैं और मरीजों का आंकड़ा 85,461 के पार पहुंच गया है। राज्य में अब तक 1,630 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। असम में शुक्रवार को कोरोना के 1,862 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 40,270 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 838 नए केस के साथ अब तक 31,806 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान में 1,147 केस मिले हैं। राज्य में अब तक 42,083 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 336 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,192 हो गई है। राज्य में 2,908 के एक्टिव मामले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लापता वकील का शव 8 दिन बाद मिला है। लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी की डेड बॉडी एक मार्बल गोदाम में मिली है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही धर्मेंद्र चौधरी की हत्या की है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये मामला बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर कोतवाली का है। पुलिस का दावा है कि वकील धर्मेंद्र चौधरी की हत्या उसके दोस्त ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील धर्मेंद्र चौधरी को पहले किडनैप किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर शव को गोदाम में छिपा दिया गया। 5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा हुआ 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान इस दिन को लेकर प्रोपोगेंडा पर उतर आया है। पहले तो पाकिस्तान ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाने का फैसला किया। वहीं इतना ही नहीं, राजमार्ग का नाम बदलने के साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हमारी मंजिल कश्मीर है, हमारी नजर श्रीनगर पर है। कोरोना और चीन की विस्तारवादी नीतियों से नाराज चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दरअसल ट्रंप का बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि बाइटडांस टिकटॉक को बेच सकता है और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इस बारे में बात भी कर रही है। ट्रंप ने रिपोर्ट से बात करते हुए कहा कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम इसे बैन भी कर सकते हैं। एएनबी सुपरफास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।